नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई वीडियो में बात करते हैं सीरीज इन्वर्टर की, जिसमें हम इसके सर्किट की वर्किंग को और साइनोसॉइडल आउटपुट के जनरेशन को समझेंगे और फिर हम बात करेंगे इसकी डीमेरिट्स और मॉडिफिकेशंस की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीरीज इन्वर्टर दुनिया का सबसे सस्ता और सरल साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग आउटपुट देने वाला इन्वर्टर है। इसमें हम जब यहाँ डीसी इनपुट देंगे तो इस लोड में साइनोसॉइडल वेव की रूप में अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। जो वर्किंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इस इंडक्टर और इस कैपेसिटर का आपस में रेजोनेंट होकर काम करना है और ये भार प्रतिरोध के साथ सीरीज में काम करते हैं और कम्यूटेशन का भी काम करेंगे और साइनोसॉइडल आउटपुट बनाने का भी काम करेंगे। और इस तरह के इन्वर्टर को हम पॉपुलरली सीरीज रेजोनेंट इन्वर्टर कहते हैं। यहाँ जो ये दो थायरस्टर दिए हुए हैं SCR1 और SCR2, ये इस लोड रेजिस्टेंस में दो अलग अलग अल्टरनेट हाफ साइकिल्स पैदा करते हैं। एक SCR से AC आउटपुट की आधी साइकिल आएगी और दूसरे SCR के कंडक्शन से लोड में अल्टरनेटिंग करंट की दूसरी आधी साइकिल आएगी। जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट L और C हैं, इनके मान इस तरह से लिए हुए हैं कि वो इस भार प्रतिरोध के साथ एक अंडरडैम्प्ड RLC सर्किट बनाएंगे, यानी L और C के हेनरी और फेराड मान का अनुपात इस भार प्रतिरोध के वर्ग में 4 का भाग देने से जो मान आएगा उससे बड़ा है, यानी L/C इज ग्रेटर देन R²/4। तो ऐसी स्थिति में जब हम डीसी सप्लाई थायरस्टर को टर्न ऑन करके इस सर्किट से जोड़ेंगे तो सर्किट में करंट का रिस्पांस एक साइनोसॉइडल फॉर्मेट रखेगा और उस फॉर्मेट में इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो वापस कैपेसिटर को देने पर जिस समय परिपथ में धारा 0 होगी उस समय इस कैपेसिटर की वोल्टेज सप्लाई से ज्यादा होने पे SCR के कम्यूटेशन की जो रिक्वायरमेंट है कि करंट होल्डिंग करंट से कम और रिवर्स वोल्टेज की एप्लीकेशन, वो दोनों कंडीशन मैच हो जाएगी और SCR का कम्यूटेशन हो जाएगा। यहाँ SCR का कम्यूटेशन भार की धारा से स्वयं अपने आप होता है, इसलिए इसे सेल्फ कम्यूटेशन या लोड कम्यूटेशन भी कहते हैं। जरा समझते हैं कि सर्किट किस तरह से काम करता है। सीरीज इन्वर्टर के ये जो दो थायरस्टर हैं, इन्हें हम आवश्यक ऑपरेटिंग आवृत्ति के हिसाब से नॉन ओवरलैपिंग रूप में गेट पे ट्रिगरिंग पल्स देते हैं। इस प्रकार की दोनों एक साथ टर्न ऑन ना हो और जो पूरी साइकिल है उसके टाइम पीरियड में कुछ समय ऐसा आता है जिसमें दोनों थायरस्टर कंडक्ट नहीं कर रहे होते हैं और हम कह सकते हैं कि जो एक थायरस्टर है उसका जो ड्यूटी साइकिल है करंट फ्लो की वो 50% से थोड़ी सी कम है। जो हमारी सप्लाई है डीसी वो यहाँ लोड को एक स्क्वायर वेव फिक्स्ड मैग्नीट्यूड की डीसी देती है एक स्टेप सोर्स की भांति। तो ये जो इन्वर्टर है वो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर भी है और जो इस अंडरडैम्प्ड RLC सर्किट में जो करंट होगा वो एक डैम्प्ड साइनोसॉइडल वेव होगी जो एक आधे साइकिल पे नियरली साइनोसॉइडल करंट होगी और डैम्पिंग का भी कोई ज्यादा असर नहीं आएगा। जो मेरा कंट्रोलिंग स्विच थायरस्टर है वो करंट के नेचुरल 0 पे कम्यूट होगा, तो कम्यूटेशन के दौरान कोई बहुत ज्यादा कम्यूटेशन लॉसेस नहीं होंगे और हमें ओवरऑल एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। जरा समझते हैं कि सर्किट में जब हम यहाँ सप्लाई वोल्टेज V देते हैं तो वो इस सीरीज RLC सर्किट में R, L और C में जब डिवाइड होती है तो R में वोल्टेज सर्किट में करंट बनाती है, L की वोल्टेज सर्किट में di/dt करती है और जो कैपेसिटर में चार्ज आता है उससे कैपेसिटर पे वोल्टेज बनती है। सारी वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म साइनोसॉइडल कैसे है वो समझ में आएगा जब हम वर्किंग समझते हैं। एक सीरीज इन्वर्टर की वर्किंग को दो मोड में समझा जाता है और मोड 1 की शुरुआत तब होगी जब हम इस पहले थायरस्टर को जो हमारी इस लोड में पॉजिटिव साइनोसॉइडल करंट की वेव देगा उसे टर्न ऑन करते हैं। किसी पुरानी वर्किंग से हमारे कैपेसिटर पे एक इनिशियल इस तरह की पोलैरिटी के साथ एक वोल्टेज है और मैं इस वोल्टेज को यहाँ मैजेंटा वेव में दिखा रहा हूँ और ये जो पहली T0 कंडीशन है इस पे ये -V0 वोल्टेज इस कैपेसिटर पे है और परिपथ में कोई करंट नहीं है और ऐसी स्थिति में हम हमारे थायरस्टर 1 को ये गेट का ट्रिगरिंग सिग्नल देंगे। गेट पे ट्रिगर पाने पर ये फॉरवर्ड बायस थायरस्टर इस सीरीज सर्किट में कंडक्शन करने लगेगा और आप पाएंगे कि सर्किट के सीरीज में जो ये RLC आए हुए हैं इनकी जो वैल्यू है इनका चयन हमने इस तरह से किया है कि L और C का अनुपात R²/4 से ज्यादा है। अंडरडैम्प्ड RLC सर्किट बन जाएगा जिसमें सीरीज रेजोनेंस कंडीशंस के साथ एक डैम्प्ड साइनोसॉइडल करंट का फ्लो होगा।
होगा। हमें जानकारी है कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट में जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो आर, एल और सी में किरचॉफ के नियमानुसार बढ़ जाती है और आर में वोल्टेज करंट बनाती है, एल में वोल्टेज डी बाई डी टी धारा का समय के साथ परिवर्तन करती है और कैपेसिटर में वोल्टेज से चार्ज आता है। तो आप पाएंगे कि जो सोर्स वोल्टेज है और जो कैपेसिटर में पुरानी वोल्टेज है वो दोनों जब इस सर्किट में करंट जीरो के साथ आती हैं तो सारी वोल्टेज इंडक्टर पे सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज का जोड़ एक भारी मात्रा में डी बाई डी टी करती है और उससे करंट है वो साइनोसॉइडल तरीके से 0 से T1 तक शुरू में तेज और बाद में धीमे बदलेगा, क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो होगा कैपेसिटर में जो ये वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, थोड़ी रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज ड्रॉप होगी और इंडक्टर की वोल्टेज तेजी से घटेगी। और आप देख रहे हैं कि किसी एक क्षण पे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होके इसी करंट के फ्लो से और चार्ज होने लगेगा और हमारे T1 समय पर इस कैपेसिटर पे जो बताई हुई पोलैरिटी है उसके बराबर लगभग सप्लाई के बराबर वोल्टेज आ जाएगी और इंडक्टर की वोल्टेज घट के 0 हो जाएगी और ऐसी स्थिति में T1 समय धारा का जो बढ़ना है वो बंद हो जाएगा और इस पीक करंट के साथ जो यहाँ लाल तीर पे हम दिखा रहे हैं इंडक्टर में मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी है और आप कह सकते हैं कि सप्लाई सोर्स ने और कैपेसिटर के पुराने चार्ज वोल्टेज ने इंडक्टर को एनर्जी दे दी है और अब ये इंडक्टर अपने करंट को कंटिन्यू करेगा और थायरस्टर है वो अभी भी इसी डायरेक्शन में करंट को कंटिन्यू करेगा और इस कैपेसिटर पे चार्जिंग जारी रहेगी, लेकिन इंडक्टर में वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वोल्टेज से करंट का जो चेंज है T1 से T2 तक उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। पहले 0 से T1 तक जहां करंट बदल रहा था शुरू में तेज और T1 के पास धीमा होके बंद हो गया था बढ़ना, उसके बाद ये अब घटना शुरू करेगा। शुरू में ये धीमे घटेगा और बाद में जब इंडक्टर पे वोल्टेज ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो तेजी से घटेगा और बिहेवियर साइनोसॉइडल इस T2 स्थिति पर आप देखिएगा कि इस कैपेसिटर पे जो एडिशनल चार्जिंग से जो वोल्टेज है वो सप्लाई से भी थोड़ी ज्यादा हो गई है और इंडक्टर का जो करंट है वो तेजी से बदलता हुआ 0 हो गया है और इंडक्टर और थायरस्टर दोनों सीरीज में है तो आप देखेंगे कि थायरस्टर का करंट भी इस T2 स्थिति पे 0 हो गया है और ऐसी स्थिति में इस कैपेसिटर की वोल्टेज जो कि सप्लाई से ज्यादा है वो इस थायरस्टर पे रिवर्स बायसिंग करेगी और थायरस्टर अपने कम्यूटेशन पीरियड के बाद अपने इंटरनल जो चार्जेज है उनके रिकॉम्बिनेशन होने से डिप्लेशन जोन का फॉर्मेशन करके कम्यूट हो जाएगा और हमारा सर्किट कुछ समय के लिए 0 करंट की कंडीशंस पे स्टडी कंडीशन में थायरस्टर 1 के बंद होने का इंतजार करेगा और इसको हम टी ऑफ टाइम कह सकते हैं। जरा समझते हैं मैथमेटिकली कि एक आरएलसी अंडर डैम्प्ड सर्किट में जो करंट का बिहेवियर है वो डैम्प्ड साइनोसॉइडल जिस तरह का यहाँ हमने इस लाल वेवफॉर्म में दिखाया है उस तरह का डैम्प्ड साइनोसॉइडल करंट क्यों है। कल्पना करें कि ये एक इनिशियली रिलैक्स्ड सर्किट है जिसमें कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, इंडक्टर में कोई करंट नहीं है और ये डीसी सोर्स इस थायरस्टर को फॉरवर्ड बायस किए हुए था और हमने इसके गेट पे जैसे ही ट्रिगर सिग्नल दिया इस आरएलसी सीरीज सर्किट पे ये सप्लाई वोल्टेज आ गई है और हमें मालूम है कि आर में जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस में प्रोपोर्शनल करंट बनाएगी, जो एल की वोल्टेज है वो इंडक्टर में डी बाई डी टी करेगी और जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो करंट के इंटीग्रेशन से कैपेसिटर में चार्ज बनाएगी। करंट के ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को देखने के लिए मैं ऊपर वाली जो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो v का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन v बाई एस आएगा और यहाँ डी बाई डी टी का एस आई एस आएगा। इनिशियल कंडीशंस को मैंने 0 लिया हुआ है और करंट के इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई एस बाई एस हो जाएगा। आई एस को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ v के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से तो ये देखिए v बाई एस आ गया है, यहाँ r आ गया है और s जो डी बाई डी टी में आया है एस आई एस वो l के साथ मल्टीप्लाई हो गया है और यहाँ जो 1 बाई एस आया है वो c के साथ नीचे 1 बाई एस सी रूप में मल्टीप्लाई हो गया है और जब मैं यहाँ एस सी एलसीएम लेके ऊपर जाता हूँ तो ये s कट जाता है, c भी मैं बाद में काट लूंगा कॉमन लेके, तो ये स्वरूप आ गया है एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 ओवर एल सी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और मेरी सर्किट की जो कंडीशन है वो ये है कि जो एल बाई सी का मान है वो आर स्क्वायर बाई 4 से ज्यादा है या ये जो सर्किट है वो एक अंडर डैम्प्ड सर्किट के जैसे बिहेव करेगा और इसके जो फैक्टर है वो मैं s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कर सकता हूं, जहां a इस r बाई एल जो s का कोफिशिएंट है उसका आधा है और ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो अंडरवुड में इसके बराबर आ जाएगी। तो मैं पाऊंगा कि इसका जो इनवर्स लाप्लास लूंगा तो जो टाइम का
एक्सप्रेशन है, अगर इनिशियल कंडीशन 0 ली है तो वो इस तरह का आ जाएगा, जहां ये जो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग कंपोनेंट है वो R/2L है, और क्योंकि सर्किट में L बहुत ज्यादा है, R कम है, तो डिके बहुत ज्यादा नहीं होगा, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेशन करेगा वो फ्रीक्वेंसी एक डैम्प्ड रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, और उसका एक्सप्रेशन इस ग्रीन हाईलाइट में दिख रहा है। इस कैपेसिटर में इनिशियल चार्ज होगा तो इस करंट का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, इनिशियल करंट होगा तो भी करंट का मैग्नीट्यूड में कोई और कोफिशिएंट आ जाएगा, और ये डैम्प्ड साइनोसॉइडल करंट इस सर्किट में, क्योंकि मेरा डिवाइस यूनिडायरेक्शनल है, करंट उल्टा थायरिस्टर में जाएगा नहीं, तो क्षणिक बंद हो जाएगा, और जिस समय करंट बंद होगा थायरिस्टर में करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा, और कैपेसिटर में इस पोलैरिटी के साथ यहाँ जो चार्ज होगा वो सप्लाई से ज्यादा होगा, क्योंकि उसने कुछ एनर्जी इंडक्टर से भी रिजोनेंस कंडीशन से, जब इंडक्टर ने यहाँ पीक करंट पे एनर्जी जो पाई है वो करंट के डिके होते समय इंडक्टर की जो करंट की एनर्जी है वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी, और आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर T1 कंडीशन पे कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा है, थायरिस्टर में करंट होल्डिंग करंट से कम है, तो इस थायरिस्टर के बंद होने की सारी स्थितियां बन गई है, और इसे थोड़ा समय लगेगा बंद होने में, और जितने समय ये बंद होगा उतने समय तक हम इस दूसरे थायरिस्टर को जो मेरे इस लोड में नेगेटिव पल्स देगा उसे टर्न ऑन नहीं करेंगे। समझते हैं कि SCR2 को टर्न ऑन करके हम मोड 2 को कैसे शुरू करते हैं। जैसा कि इस ब्लू फ्रेम में दिखाया हुआ है, T2 समय पे थायरिस्टर का ये जो साइनोसॉइडल करंट है वो T1 समय पे पीक पे आया था, और उसके बाद वो शुरू में धीमे और बाद में तेज घटता हुआ साइनोसॉइडली T2 समय पे 0 हो गया है, और उस दौरान कैपेसिटर पे जो T1 समय पे सप्लाई के लगभग बराबर वोल्टेज थी वो कुछ एडिशनल चार्ज करके कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो सप्लाई से भी ज्यादा हो गई है, और इस समय इंडक्टर में करंट सबसे तेज बदल रहा था, लेकिन एक झटके से क्योंकि करंट में बदलाव होना बंद हो गया है, थायरिस्टर यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, तो करंट में अब्रप्ट चेंज आने से ये DI इंडक्टर की वोल्टेज में भी एक अब्रप्ट चेंज आ रहा है। लेकिन आप देखिए इस A से B ड्यूरेशन में हमारे पास थायरिस्टर को बंद होने के लिए पर्याप्त समय है, और थायरिस्टर का बंद होने का जो टर्न ऑफ टाइम है वो सर्किट के कम्यूटेशन टाइम AB से कम है, तो थायरिस्टर A और B के बीच के इंटरवल में किसी एक क्षण पे बंद हो गया है, और हमें एश्योर्ड हो गया है कि थायरिस्टर बंद हो गया है, तो हम हमारा दूसरा मोड शुरू करने के लिए आप देखिए यहाँ हमारे दूसरे थायरिस्टर को ट्रिगर पल्स देंगे, और जैसे इसे ट्रिगर पल्स देंगे हमारा दूसरा मोड शुरू हो जाएगा। और दूसरे मोड से पहले आप देखिए कि इंडक्टर में कोई करंट नहीं है, कैपेसिटर पे पहले से एक वोल्टेज है, और ये वोल्टेज इस थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस किए हुए है, तो गेट पे ट्रिगर सिग्नल आते ही ये जो वोल्टेज है उसके साथ ये एक अंडर डैम्प्ड RLC सर्किट एक बार फिर साइनोसॉइडल करंट बनाता हुआ शुरू हो जाएगा, और करंट उल्टी डायरेक्शन में, लोड में पहले से उल्टी डायरेक्शन में, आप देखिए ये सेकंड हाफ में फ्लो होगा, पहले वो तेजी से उल्टी दिशा में बढ़ता हुआ पीक पाएगा और फिर घट के वापस 0 होगा। पूरी साइकिल को मोड 2 को समझते हैं। बी पोजीशन पे जब हमने थायरिस्टर को ट्रिगर पल्स दिया है तो कैपेसिटर पे ये जो चार्ज है उससे जो वोल्टेज आई है वो थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस करके और करंट फ्लो का पाथ बना लेगी, और इस अंडर डैम्प्ड RLC सर्किट में एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का करंट चित्रानुसार लोड में पहले से उल्टी डायरेक्शन के साथ फ्लो होने लगेगा, तो हमारी सप्लाई का जो नेगेटिव हाफ है वो शुरू होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से उसकी जो चार्ज है और वोल्टेज है वो तेजी से घटेगी, और आप देखिएगा कि T3 समय पे जब सर्किट में करंट अपने मैक्सिमम पर है, इंडक्टर में सबसे ज्यादा स्टोर्ड एनर्जी है, उस समय कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, और आप पाएंगे कि कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी थी वो इस इंडक्टर को करंट के साथ बने हुए मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसफर हो गई है, रिजोनेंस से C की एनर्जी L को आ गई है, और L अपने इस करंट को जारी रखेगा। भले ही यहाँ थायरिस्टर को कोई ड्राइव वोल्टेज नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडक्टर का करंट ही थायरिस्टर में जा रहा है और थायरिस्टर में अभी करंट है, तो थायरिस्टर एक क्लोज स्विच की जैसे बिहेव करेगा और ये करंट कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो उल्टी डायरेक्शन के इस करंट का मैग्नीट्यूड लगातार घटेगा, शुरू में धीमे और बाद में तेज, और ऐसी स्थिति में कैपेसिटर में आप देखिएगा उल्टी चार्जिंग शुरू हो जाएगी इस पोलैरिटी के साथ, और जब करंट इस कंडीशंस पे C पॉइंट पे घट के 0 होगा तो आप पाएंगे कि इंडक्टर ने अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्टोर्ड एनर्जी थी पीक करंट के साथ वो करंट को 0 करके और कैपेसिटर को उल्टी पोलैरिटी के चार्ज के साथ ट्रांसफर कर दी है। अब आप देखिए इस स्थिति में करंट नहीं है सर्किट में और थायरिस्टर में, और इस कैपेसिटर ने जो रिक्वायर्ड रिवर्स वोल्टेज है वो अप्लाई कर देनी है, और हमारे पास ये समय सर्किट के कम्यूटेशन का टाइम, और अगर इस थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम कम है सर्किट के कम्यूटेशन टाइम से तो ये थायरिस्टर बंद हो जाएगा और हम दोबारा पहली
जो मोड है उसे शुरू कर सकते हैं थायरिस्टर 1 को ट्रिगर पल्स देकर। हमें इस साइनोसॉइडल वेव की जो फ्रीक्वेंसी है इस फॉर्मूले से दी जा रही है, इसमें अगर मैं ये टर्न ऑफ टाइम और जोड़ दूं तो मुझे पूरे सर्किट में जो करंट की फ्रीक्वेंसी है वो मालूम चल जाएगी। और मैं देख रहा हूं कि लगभग साइन वेव सिवाय इस 2 टर्न ऑफ टाइम इंटरवल को छोड़ दें हमें एक आउटपुट आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी इस स्विचिंग और इस ऑसिलेटिंग जो आरएलसी सर्किट की डैम्प रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उस पर निर्भर करती है। सर्किट में कम्यूटेशन अपने आप लोड के करंट से होता है, कम्यूटेशन लॉसेज नहीं है और रिलायबिलिटी अच्छी है और वेवफॉर्म साइनोसॉइडल है, इसलिए ये एक अच्छा पॉपुलर सीरीज इन्वर्टर है। पर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जरा समझते हैं उनको। जो सीरीज इन्वर्टर हमने पढ़ा उसमें कुछ ड्रॉबैक, अगर हम बहुत अच्छे इन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर लेते हैं जिनका टर्न ऑफ टाइम बहुत कम है और हम सर्किट के टी ऑफ टाइम ए से बी तक को 0 मान लें तो भी जो हमारी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो जो हमारी ऑसिलेशन की जो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है उसके द्वारा लिमिट हो जाएगी और हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्राप्त नहीं कर सकते। एक और बात कि अगर हम वो ए और बी के बीच में थायरिस्टर को बंद होने का समय नहीं देते हैं और थायरिस्टर 1 के बंद होने से पहले अगर थायरिस्टर 2 को चालू कर दिया जाएगा तो सप्लाई डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और उससे भारी नुकसान हो जाएगा। जब हम कम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं और उसके लिए हमें वो जो ए बी टाइम है उसे बढ़ाना होता है तो हम पाते हैं कि थोड़ी हमारी जो वेव फॉर्म है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। एक और सीरीज आरएलसी सर्किट का ड्रॉबैक है, ये जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट मैंने एल और सी थायरिस्टर को बंद करने के लिए लगाए हैं वो लोड के साथ सीरीज में है, तो कम्यूटेशन के अतिरिक्त जब लोड में करंट फ्लो हो रहा है तब इन्हें भी लोड कैरी करना पड़ता है, तो इनसे इनकी करंट रेटिंग और जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। और कोई भी भले ये रिएक्टिव एलिमेंट हो पर लॉसलेस नहीं होते, आइडियल नहीं होते, तो इनमें भी कुछ लॉसेज होंगे। एक और नुकसान है कि हमें जब हम पहले हाफ में थायरिस्टर 1 को चला के पॉजिटिव हाफ पा रहे हैं उस समय सोर्स से एनर्जी कैपेसिटर को और इंडक्टर को स्टोर करने के लिए और लोड में आउटपुट के तौर पे मिलती है, और सेकेंड हाफ में जो सप्लाई है वो पहले से स्टोर्ड एनर्जी के द्वारा ही लोड में पहुंचती है, उस समय सप्लाई डिस्कनेक्ट रहती है। तो जो सप्लाई का करंट है वो इंटरमिटेंट टाइप का है और शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग, क्योंकि दोनों हाफ का करंट या एनर्जी एक ही बार देनी है तो वो शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग भी सप्लाई की ज्यादा चाहिए और इससे इस सप्लाई में हार्मोनिक्स पैदा हो जाते हैं और जो हमारा आउटपुट है उसमें पॉजिटिव हाफ जब सप्लाई के साथ कनेक्शन होती है तो बढ़िया वेव होती है और जो सेकेंड हाफ है जिसमें स्टोर्ड एनर्जी है वो तेजी से डेसिपेट होती है और अगर आर ज्यादा हो तो सेकेंड हाफ की वोल्टेज वेव फॉर्म अच्छी नहीं होगी, वोल्टेज रेगुलेशन भी पुअर हो। तो ये जो ड्रॉबैक्स हैं दोनों थायरिस्टर के एक साथ ऑन होने पे सप्लाई का शॉर्ट सर्किट होना, उन्हें हम एक मॉडिफाइड फॉर्म में, इंप्रूव्ड फॉर्म में दूर कर सकते हैं। जरा समझिए मॉडिफाइड सीरीज आरएलसी सर्किट कैसा है। एक मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर का सर्किट यहाँ दिखाया हुआ है जिसमें इस लोड के साथ अंडरडैम्प्ड सर्किट बनाने के लिए हमने एक कैपेसिटर लिया हुआ है और जो इंडक्टर है उसे 2 भागों में बांट लिया है और ये दोनों भाग मैग्नेटिकली कपल्ड है और डॉट कन्वेंशन बताती है कि दोनों डॉट की पोलरिटी सेम रहेगी और ये 2 थायरिस्टर है पहले की भांति ही जो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ आउटपुट हमें देंगे। जो वर्किंग है वो सिमिलर है। जब हम थायरिस्टर 1 को ट्रिगर पल्स देंगे तो इस आरएलसी अंडरडैम्प्ड सर्किट में सोर्स वोल्टेज और कैपेसिटर की जो पुरानी चार्ज है जो ए पे पॉजिटिव है वो एक साइनोसॉइडल करंट को फ्लो करेगा। करंट जब अपने पीक पर आएगा तो कैपेसिटर पे सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज आ जाएगी और इंडक्टर अपनी करंट से कैपेसिटर को ओवरचार्ज करता हुआ डैम्प्ड साइनोसॉइडल करंट कंटिन्यू रखेगा और जब T2 स्थिति आएगी तो सर्किट में करंट 0 हो जाएगा और बी पॉइंट पे प्लस के साथ जो कैपेसिटर पे वोल्टेज है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी और वो थायरिस्टर 1 को बंद कर देगी। अभी हम बिना ए बी टाइम को इंतजार किए हुए और T2 थायरिस्टर को ट्रिगर कर देंगे। जिस समय हम T2 थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे यहाँ बी पे पॉजिटिव वोल्टेज इंडक्टर L2 पे पॉजिटिव बनाएगी और वो जो वोल्टेज आएगी कैपेसिटर की L2 पे थायरिस्टर T2 को ऑन करने पर वो मैग्नेटिक कपलिंग से L1 पर आ जाएगी और वो L1 को फोर्स्ड कम्यूट भी कर देगी और उसके करंट को शिफ्ट करके T2 पे डाल देगी और
दोनों थायरिस्टर के शॉर्ट होने का कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में ये जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होने देगा। और वो जो ट्रांजिएंट कंडीशन है जिसमें T1 बंद हो जाएगा और T2 चालू हो जाएगा, उसके बाद कैपेसिटर मोड 2 देखिएगा। कैपेसिटर मोड 2 में जैसे ही थायरिस्टर T2 को हमने गेट ट्रिगर दिया है, दोनों जो इंडक्टर है उन्होंने शॉर्ट सर्किट से बचा दिया है और अभी हमें AB इंटरवल को इंतजार नहीं करना है और हमारा कैपेसिटर अब इस अंडर डैम्प्ड RLC सर्किट में लोड में उल्टी डायरेक्शन में कैपेसिटर के डिस्चार्ज से साइनोसॉइडल करंट का फ्लो होगा और करंट पहले उल्टी डायरेक्शन में पीक पाएगा और फिर घटेगा। जिस समय करंट पीक पे है उस समय कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है और इंडक्टर में करंट से एनर्जी आ गई है और यही इंडक्टर का करंट कैपेसिटर को दोबारा चार्ज कर देगा और जिस समय करंट जीरो होगा आप देखेंगे कि जो टर्मिनल ए है हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा कैपेसिटर का और वो इस थायरिस्टर को रिवर्स बाइसिंग देगा। जब हम T1 को ट्रिगर पल्स देंगे तो मैग्नेटिक कपलिंग से T2 का टर्न ऑफ हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो सीरीज रिजोनेंट इन्वर्टर है ये बहुत अच्छा हाई फ्रीक्वेंसी का, जिसकी की फ्रीक्वेंसी L और C के डैम्प्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती है। तो 20 किलोहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज के बीच की हाई फ्रीक्वेंसी की जो हम स्किन इफेक्ट वाली इंडक्शन हीटिंग करते हैं उनमें ये इन्वर्टर बहुत पॉपुलर है। हम सस्ते जो बैटरी पावर्ड ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं उनमें भी फ्लोरोसेंट लाइटिंग के लिए और कुछ अल्ट्रासोनिक जनरेटर्स के लिए भी सीरीज इन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में पैरेलल इन्वर्टर और ब्रिज इन्वर्टर के बारे में जानेंगे। हमें लगता है सीरीज इन्वर्टर की आपकी समझ अच्छी बनी होगी। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।